अब गुडविल के और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को देखने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में। तो अगला स्टेप आता है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। इसमें हमें क्या देखना है कि जब पार्टनर डेथ हो रही है या रिटायरमेंट ले रहा है, तो उस केस में हमें ये देखना होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ में क्या चेंजेस आए हैं, और उस चेंजेस को रिकॉर्ड करते हुए एक हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ये अकाउंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसको एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ में चेंज आने की वजह से कोई भी ना तो नुकसान हो और ना ही उसका कोई फ़ायदा हो। इसलिए इस चीज़ को नील करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया जाता है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा हम उस पर बात करेंगे। तो जब हम पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में आगे बढ़ेंगे, अभी पार्टनरशिप रिटायरिंग में, तो इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना होगा, कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखेंगे और बैलेंस शीट भी सीखेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं, वो समझना होगा हमें। सबसे पहले दिस इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट, इसलिए जो भी हमें इनकम होगी, जो भी फायदा होगा वो बाई साइड आएगी, और जो भी हमें नुकसान होगा, लॉस होगा, वो टू साइड आएगा। कहने का मतलब है कि जो भी हमारी वैल्यूज़ को, जो हमें फ़ायदा देगा वो बाई साइड, और जो नुकसान होगा वो टू साइड। फ़ायदा कैसे होगा? एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो हमें फ़ायदा हुआ, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ी तो इधर, और या लायबिलिटीज़ हमारी कम हो जाएं, लायबिलिटीज़ कम हो जाएंगी तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज़, तो भी हमारा फ़ायदा होगा। इसी प्रकार से इसका उल्टा हमारा नुकसान होगा। यदि इंक्रीज इन एसेट्स है तो उसकी जगह अगर डिक्रीज इन एसेट्स आ जाए, या डिक्रीज इन लायबिलिटीज की जगह इंक्रीज इन लायबिलिटी हो जाए, तो ये हमारे लिए नुकसान वाली चीजें हो जाएंगी। तो ये तो हुआ हमारा एसेट लायबिलिटी। अब कई बार क्या होता है, कुछ एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन होते हैं रिवैल्यूएशन के टाइम पे करने के लिए, तो यदि कोई एक्सपेंसेस हमें एक्स्ट्रा दिया गया है तो वो भी हमारा नुकसान है। इसके अलावा कोई नई लायबिलिटी पैदा हो गई है, या रिकॉर्ड में नहीं थी, अनरिकॉर्डेड थी, या मालूम चल रहा है उसको चुकाना है, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको बोलेंगे हम हमने नाम दे दिया न्यू लायबिलिटी। अगर कोई नई लायबिलिटी पैदा हो रही है और उसको हमें चुकाना, तो इधर आ जाएगी। इसी प्रकार से कोई न्यू एसेट अगर हमें मिल रही है और उसका हमें कोई फ़ायदा मिलने वाला है, उसको बेच करके हमें पैसा मिलने वाला है, तो वो भी इधर आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका न्यू एसेट। तो ये हमारा नुकसान और फायदे की बात हो गई। कई बार इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि कभी कभी कोई पार्टनर कोई एसेट को ले लेता है, तो वो उसका नुकसान फायदा ही केवल इसमें जाएगा, जो वो एसेट को लेगा वो उसके कैपिटल अकाउंट में डाला जाएगा। कि सपोज अगर किसी पार्टनर ने कहा कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, उसको वो 1,20,000 में ले गया, तो हमको 20,000 का फायदा हुआ, वो फायदा ही केवल यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसका जो 1,20,000 का जो उससे पैसा वसूला जाएगा, यदि नगद नहीं लिया उसने, तो उसके कैपिटल अकाउंट से वसूला जाएगा, वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। और लास्ट में फिर हमें क्या करना होगा, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना होगा, और क्लोज करने के लिए देखना पड़ेगा साइड कौन सी बड़ी है। यदि ये साइड बड़ी है तो डिफरेंस उधर आएगा, उसको बोलेंगे बाई लॉस, और इसको बोलेंगे बाय टू गेन। जो भी होगा लॉस या गेन, उसको फिर हमें ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि हमें इसमें फ़ायदा हो रहा है, तो इस सब का टोटल जो होगा वो टोटल हमारा यहाँ पर आएगा, और इस टोटल से फिर हम ये डिफरेंस निकालेंगे। तो जो डिफरेंस अमाउंट हमारा आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, और फिर इसको हम जो हमारे पार्टनर हैं इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, उन सब के रेशियो में, उनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। इनके किस रेशियो में से अमाउंट को बांटा जाएगा? इस अमाउंट को बांटा जाएगा ओल्ड रेशियो में। ये ओल्ड रेशियो बांट करके यहाँ डाल दिया जाएगा और अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसमें हम आगे बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में ध्यान रखने पड़ेंगे, तो उसकी अब हम बात करने जा रहे हैं। ये दोस्तों अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझा था, उसके बेसिक चीज़ों को समझा, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ स्पेशलाइज्ड चीज़ों के साथ को लेकर के, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं कि जिसमें डेटर्स अकाउंट है, जैसे डेटर्स दिया गया है 16,000, प्रोविजन फॉर डेट दिया गया है 800, प्लांट दिया गया 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया 11,000, और कुछ हमने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट उठाई हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम देती हैं क्वेश्चन लगाते समय। अब इसमें हमने 2 एडजस्टमेंट एक साथ अगर लेके चलें कि न्यू बैड डेब्ट्स 1100 है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट दिया गया है, तो उस केस में अब इन 2 एडजस्टमेंट और इस इन्फॉर्मेशन के साथ हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या इंपैक्ट आएगा वो हमें देखना है।
तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाते ही क्यों हैं, ये इसलिए बनाया जाता है कि जिससे कि कल के दिन यदि हमें कोई बैड डेब्ट्स हो, कोई पैसा हमारा डूबे तो उससे हम कवर कर सकें। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि न्यू बैड डेब्ट्स हमारा हुआ 1100, तो पहले हम इसको एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से कवर करेंगे। कवर करने के बाद हमें मालूम चला 300 रुपीज़ कवर नहीं हो पा रहे हैं, वो हमारा एक्चुअल लॉस है और उसको हम आपके रेवोल्यूशन अकाउंट में 2 बैड डेब्ट्स के रूप में दिखाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट। अब वो कह रहे हैं कि अब हम जो नया प्रोविजन बनाएंगे वो एग्जिस्टिंग रेट पर होना चाहिए, तो पहले हमें एग्जिस्टिंग रेट निकालना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग रेट क्या होगा कि ये 816,000 का कितना परसेंट है। जैसे हम लोग मार्कशीट में अपने मार्क्स निकालते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इन 200, तो इससे हमारा क्या होगा 5% हमारा एग्जिस्टिंग रेट निकल आया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि करंट डेटर जो हमारे बचे हुए हैं उस पर 5% का प्रोविजन हमें मेंटेन करके चलना है। तो हमारे डेटर बचे कितने के हैं, तो 16,000 माइनस 1100 के डेटर हमारे खत्म हो गए हैं, तो टोटल जो हमारे पास डेटर बचा वो बचा 14,900। अब इस करंट डेटर का हमको एग्जिस्टिंग रेट कितना है 5%, तो इसका हमको 745 प्रोविजन बनाना होगा, वो हमारा करंट नुकसान है। तो वो हमारा फिर से यहाँ पर रिवोल्यूशन में हमको डालना पड़ेगा और यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के साथ में ये चीज़ निकल के तो मैं आई होप कि आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि न्यू बैड डेब्ट्स कैसे बनेगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कैसे बनेगा। अब हम बात करेंगे उसमें और कुछ बातें जो होती हैं इन 2 चीज़ों को लेकर के, वो जो बच्चों को परेशान करती हैं। क्या है, पहला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ब्रॉट अप टू 5%। अब मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है कि मान लीजिए अब ये 2 पॉइंट हमने खत्म कर दिया, इनकी हम बात नहीं कर रहे, हम नया केस लेके चल रहे हैं अब कि करंट सिचुएशन ये है और उसमें अब ये पॉइंट हमें दिया गया है एडजस्टमेंट में कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ब्रॉट अप टू 5% ऑफ डेटर्स। मतलब वो कह रहे हैं कि जो अभी करंट सिचुएशन में इसके हिसाब से हमें डेटर का 5% प्रोविजन बनाना है। तो उसके हिसाब से हम करंट सिचुएशन देखें, डेटर हमारे 16,000 के हैं, तो 16,000 के यदि हम 5% निकालें तो कितना आएगा, तो हमारा करंट डेटर्स जो आ रहा है वो आ रहा है 800। तो इसका मतलब है हमारा करंट में 800 गिवन है, तो हमें नया डेटर कोई भी बनाने की प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं होगी। अब हम अगला पॉइंट ले रहे हैं कि सपोज क्वेश्चन में ये करंट सिचुएशन गिवन है और साथ में कहा गया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ब्रॉट अप टू 2% ऑफ द डेटर्स। तो 2% ऑफ डेटर मतलब अब इसमें हमें क्या करना होगा, जो करंट हमारे डेटर्स हैं ये है हमारे 16,000, इसका 2% हम निकालेंगे, तो 16,000 का 2% जो आएगा दैट विल बी 320। तो वो कह रहे हैं कि करंट प्रोविजन जो हमारा होना चाहिए वो 320 होना चाहिए, जबकि हमारे पास अवेलेबल है 800। तो इसका मतलब हमें कुछ प्रोविजन वापस लेना पड़ेगा, तो वो हमारा फायदा हो जाएगा। तो फाइनली हम यहां पर लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में हम क्या करेंगे 800 माइनस 320 करके जो बचेगा वो फाइनल अमाउंट हमारा बाहर आ जाएगा और दैट विल बी 480। तो ये हमारा फायदा हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें अब जो रिक्वायर्ड है वो 2% रिक्वायर्ड है, जबकि हमारे पास उससे कहीं ज़्यादा है, तो हमें वापस करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमने ये समझा। अब हम बात करेंगे 4th पॉइंट की। सपोज क्वेश्चन में 3rd पॉइंट नहीं है, 3rd पॉइंट हमने कवर कर लिया, इसको हम हटा देते हैं। अब हम मानते हैं करंट सिचुएशन है और 4th पॉइंट है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रिड्यूस्ड बाई 300। कई बार बच्चों को इस पर डाउट होता है कि रिड्यूस्ड बाई और रिड्यूस्ड एट में क्या फर्क होता है, तो वो भी हमें देखना है। अब मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रिड्यूस्ड बाई 300, इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो करंट प्रोविजन है उसको 300 से कम कर दो तो हमारा फायदा हो गया। तो फिर अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को इसकी जगह हम 300 यहाँ पर डाल देंगे, तो ये हमारा फायदा हो गया। और बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे 800 माइनस 300 कर देंगे, 500 हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो ये था रिड्यूस्ड बाई का केस। अब मान लीजिए इसमें वो लिख देते कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज रिड्यूस्ड एट 500, तो उसका भी मतलब वही है कि 500 हमें अब रिड्यूस्ड एट का मतलब अब 500 होना चाहिए, बचा हुआ 500 होना चाहिए। एट और बाई का ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट। तो 500 रुपये होना चाहिए, मतलब 300 का नुकसान हो गया, 300 का हमको फायदा हो गया, 300 हम यहाँ डाल देंगे। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमने ये पॉइंट भी कवर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 2% ऑफ डेटर्स। अब मान लीजिए क्वेश्चन में फिर लिखा हुआ है, अब यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर बात थी ब्रॉट अप टू 2% ऑफ डेटर्स, यहां पर है इक्वल टू, तो लैंग्वेज का फर्क है, काम हमें वही करना है।
कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड इक्वल टू 2% ऑफ डेटर्स। फिर यहाँ पर हम डेटर्स का 2% निकालेंगे, 320 आएगा। डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो हमारा फायदे के रूप में यहाँ पर चला जाएगा। तो दोनों बातों में ब्रॉट अप टू और इक्वल टू दोनों में हमें केवल लैंग्वेज का फर्क हुआ, बाकी हमारे लिए इक्वल हो गया। अब हम बात करेंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल डेटर्स आर गुड, तो इस केस का मतलब है कि सारे डेटर्स हमारे गुड हैं, कोई भी डूबने वाला नहीं है, तो इसलिए हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पूरा का पूरा प्रोविजन हम बैक कर देंगे, वापस ले लेंगे, और वो पूरा का पूरा यहाँ पर 800 डाल दिया जाएगा फायदे के रूप में, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स लिख करके। तो ये हमारा फायदा हो गया। अब हम बात कर रहे थे कुछ और एडजस्टमेंट की, तो अब इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है प्लांट का। मान लीजिए प्लांट दिया है 1 लाख रुपए का, और यहाँ लिखा है प्लांट रिड्यूस्ड टू 80,000 और रिड्यूस्ड बाई 10,000। तो रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस्ड बाई, टू और बाई पे हमें ध्यान देना है। टू का मतलब होता है इतना बचा, आज की वैल्यू इतनी है, तो डिफरेंस अमाउंट हमारा नुकसान या फायदा होगा। अब यहाँ पर रिड्यूस्ड टू 80,000, या कई बार लिखा रहता है वैल्यूड एट, तो मतलब भी उसका वही है कि आज की वैल्यू इतनी है। तो हमारा 1 लाख का डिफरेंस और 80,000 के डिफरेंस में हमने देखा तो 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। 1 लाख में से शेयर माइनस किया, 20,000 का हमें फाइनली नुकसान हो रहा है, तो वो 20,000 रुपये हम यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टू प्लांट। ये तो हुआ रिड्यूस्ड टू का केस। अब लिखा हो रिड्यूस्ड बाई, रिड्यूस्ड बाई का मतलब होता है इतना नुकसान है, ये नुकसान है, ये नुकसान डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा 10,000 टू प्लांट के नाम पे। यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्क है रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस्ड बाई में। अब हम बात करते हैं, कई बार क्लोजिंग स्टॉक पे भी कुछ एडजस्टमेंट होती हैं। जैसे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 2,000। हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 11,000 का, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब उसमें लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड है, मतलब ऑलरेडी ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो 11,000 ऑलरेडी 2,000 ज़्यादा है, तो हमें कम करना पड़ेगा। तो हमारे कम करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, और वो नुकसान 2,000 रुपये हम यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक। लेकिन यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंडर वैल्यूड लिखा हुआ है, तो वो हमारा फायदा हो जाएगा, क्योंकि अंडर वैल्यूड का मतलब होता है ये हमारा 5,000 रुपये से कम है, तो इसको बढ़ा दो, तो 5,000 हमारे यहाँ फायदे के रूप में यहाँ पर डाल दिया जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे स्टॉक। तो ये हुआ ओवर वैल्यूड बाई और ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड बाई। मगर जब अमाउंट दिया हो तब तो बहुत ईजी है, मगर जब परसेंटेज दिया हो तब थोड़ा ध्यान रखना है। परसेंटेज में क्या होगा, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया है कि क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा डला हुआ है स्टॉक 11,000 का, वो 10% बढ़ने के बाद का टोटल है। तो अब चूंकि हमने कहा था ओवर वैल्यूड जब होगा तो हमें वापस करना है, मतलब कम करना पड़ेगा, यहाँ डालना पड़ेगा, और अंडर वैल्यूड होगा तो बढ़ाना पड़ेगा, फायदा मानेंगे उसको हम। तो अब ओवर वैल्यूड तो है, मगर कितने से ओवर वैल्यूड है वो उन्हें परसेंटेज दे दिया। तो अमाउंट में तो ईजी है, परसेंटेज में ध्यान क्या रखना है कि जो अमाउंट पड़ा है वो 10% से ज़्यादा है। तो अब हमें एक्चुअल में 10% इसका नहीं निकालना है, वो जो एक्चुअल अमाउंट जो था उसका 10% निकाल के उसमें जोड़ दिया गया, तब जाके जो 11,000 आया है। तो वो एक्चुअल अमाउंट हमें पकड़ना होगा, तब जाके हम इस डिफरेंस को पकड़ पाएंगे। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो इसको x मान के चल लो, कि आपने कहा कि मान लेते हैं कि एक्चुअल हमारा जो है वो x है, x का हमने 10% निकाला, और जो हमारा आ गया फाइनली x/10, तो ये हमारा हुआ क्या, डिफरेंस अमाउंट। और इसमें यदि हम x को प्लस कर दें तो टोटल 11,000 आ जाएगा। तो या तो एक तरीका ये हो गया, इससे भी हम निकाल सकते हैं कि कितना हमारा फाइनली अमाउंट में डिफरेंस आया है। दूसरा एक तरीका हमने सोचा है कि इसमें क्या कर सकते हैं हम, कि जो अमाउंट है 11,000 सीधा हम इसको ले लें, और इसमें तरीका ये होता है कि जो चीज़ जितने परसेंट के बराबर होती है, यदि उसको उससे डिवाइड कर दिया जाए तो वो 1% में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब ये जो चीज़ है वो ऑलरेडी 110% के बराबर है, क्योंकि मेन वैल्यू को हमने 100 मान लिया है, 10% और बढ़ चुका है, तो 110 के बराबर हो गया ये। तो यदि इसको हम 110 से डिवाइड कर दें तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, और हमें चाहिए कितना है 10 × 10 कर दो इसको, तो हमारा जो निकल आएगा वो 1000 निकल आएगा। इससे भी 1000 आएगा और इससे भी 1000 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है 1000 से, तो वो 1000 रुपये फिर हमें यहाँ डालने पड़ेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे तो अंडर वैल्यूड की। अंडर वैल्यूड बाई 5% का भी सेम मतलब होगा, कि इसका मतलब है जो स्टॉक डला हुआ है वो 5% कम करने के बाद आया है ओरिजिनल वैल्यू का। तो फिर यहाँ पर हम ओरिजिनल वैल्यू को x मान सकते हैं, कि उसको हम x मान लें, x का हम 5% निकालें, तो ये हमारा आ गया 5x/100। अब इसमें यदि हम, ये हमारा डिफरेंस अमाउंट निकल आया। अब इसको ओरिजिनल वैल्यू से यदि हम 5x/100 को माइनस कर देंगे तो 11,000 आ जाएगा। तो एक तरीका तो हुआ x मान करके। दूसरा जो हमने आपको शॉर्टकट बताया है, यदि हम उसको फॉलो करें
तो उसके हिसाब से क्या करना है हमको कि 11,000 जो है वो कितने परसेंट के बराबर माना जाएगा, क्योंकि अंडर वैल्यूड है, कम किया गया है। तो ओरिजिनल वैल्यू को यदि हम 100 मानेंगे तो 5% हमने कम कर दिया, दैट बिकम 95%। तो मतलब इसको हम 95 से यदि डिवाइड करें और 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो इससे जो आंसर आएगा वही आंसर इससे भी आएगा, और वो हमारा अंडर वैल्यूड है तो बढ़ाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर हम डालेंगे। तो फाइनल मतलब ये है कि ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड में ध्यान ये रखना है कि ये अमाउंट है तो ईजी है, परसेंटेज है तो इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा।